बच्चों सबसे पहले हेडिंग डालिए प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप तालाब में एक छड़ी या जल में एक छड़ी खड़ी करिए सीधी, तो आप देखेंगे कि वो ऊपर से देखने पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। आप बाल्टी में, जल से भरी बाल्टी में एक सिक्का डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि सिक्का और तली दोनों कुछ ऊपर दिखाई देती हैं, उठी हुई दिखाई देती हैं। तो ये घटना किसके कारण होती है बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो प्रकाश की जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है बच्चों? विचलित हो जाती है। ये एयर है, वायु है, और ये ग्लास है, कांच है। तो देखिए, जब ये इस माध्यम में आएगी तो अपने पथ से क्या हो गई? ये ऐसे विचलित हो गई। पथ इसका सीधा होना चाहिए था, लेकिन कैसे होगी? अभिलंब की ओर झुक गई। ये आपाती किरण, ये आपाती किरण, ये बच्चों अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये बच्चों आपतन बिंदु पर अभिलंब है। अभिलंब तो हम यहां भी डाल सकते हैं, लेकिन कहां पर अभिलंब डालना हमें? आपतन बिंदु पर। ये आपतन बिंदु पर ये अभिलंब हुआ। ये हमारा आपतन कोण I और ये अपवर्तन कोण R। ठीक है, इसकी फिगर बना लीजिए। तो क्या डेफिनेशन हुई कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बहुत तेजी से लिखिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्लियर? जैसे तालाब में खड़ी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना।
नंबर 2, जल से भरी बाल्टी में पड़े हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये अपवर्तन के कुछ कारण हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम देखिए, प्रथम नियम तो बच्चों ये है कि आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये आपाती किरण, ये अपवर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मैंने आपको एक बोर्ड पर ये दिखा दिए। ऐसे ही हम इसका एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा सकते हैं, कांच के गुटके से अपवर्तन करके। तो वो आप एक कागज़ के तल पर इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रथम नियम क्या हुआ? आपाती किरण, आपाती किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्लियर? द्वितीय नियम देखिए, दूसरा नियम यह है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, जैसे यहाँ एयर एक माध्यम है और कांच एक माध्यम है, क्लियर, ऐसे ही किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए, प्रकाश जो होना चाहिए वो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का होना चाहिए, उसके लिए बात सत्य है। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए तथा एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या
अर्थात साइन आर का अनुपात ये पूछ रहा है, सदैव नियत रहता है। सदैव नियत रहता है, अर्थात साइन आई ओवर साइन आर बराबर, देखिए नियतांक, और ये नियतांक कहलाता है बच्चों माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या हम इसे कहेंगे साइन आई ओवर साइन आर बराबर, यहाँ ध्यान रहे जिससे प्रकाश की किरण जाए उसका अपवर्तनांक, तथा जिसमें जाए वो जिससे प्रकाश की किरण जाए उसके सापेक्ष, और जिसमें प्रकाश की किरण जाए उसका अपवर्तनांक। जैसे इसे माध्यम 1 मान दूँ और इसे माध्यम 2 मान दूँ, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। क्यों? माध्यम 1 से प्रकाश की किरण आ रही है और किस में जा रही है? माध्यम 2 में जा रही है। तो इसे हम कहेंगे बच्चों 1 and 2, या जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं इसे ANG, एयर से कांच में जा रही है प्रकाश की किरण, तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। यही स्नेल का नियम है, यही स्नेल का नियम है। क्लियर हो गया बच्चों? गुड। हेडिंग डालिए अपवर्तनांक। हेडिंग डालिए अपवर्तनांक, या इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं, परम अपवर्तनांक भी कहते हैं, बात एक ही है। निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक एक ही बात है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए बच्चों, आप जानते हैं प्रकाश की वायु में चाल होती है या निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और किसी माध्यम में चाल अलग आती है। यदि माध्यम सघन है तो चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। तो क्या परिभाषा हुई? देखो, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है बेटा n बराबर C/V, या इसे चलो मैं ऐसे लिख देता हूं कि प्रकाश की निर्वात में चाल, ये लिखना मत, अभी मैं इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा। प्रकाश की निर्वात में चाल ये हो गई C अपॉन प्रकाश की माध्यम में चाल, ये हो गई V। तो इसकी परिभाषा लिखिए कि प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को ही माध्यम का
अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब ये आपको परिभाषा क्लियर आगे हो गई। जैसे आप कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, कांच का अपवर्तनांक 3/2 या 1.5। कांच का अपवर्तनांक बराबर 3/2 या 1.5। क्लियर आ गया बच्चों आपको समझ में? गुड। अब जरा देखिए इसके बाद में नंबर 2 देखिए और नेक्स्ट देखिए, प्रकाश की उत्कर्मणीयता का नियम। प्रकाश की उत्कर्मणीयता का नियम। देखिए बच्चों, ये मान लो हमारे पास कांच है, कांच का एक स्लैब है, गुटका है, और ये एयर है। ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आपतित हुई ऐसे, तो ये आपतन बिंदु पर अभिलंब इस तरह से, तो प्रकाश की किरण जब एयर से कांच में जाएगी तो ये माध्यम की ओर झुकेगी ऐसे, और अब ये आपतन बिंदु हुआ इस पृष्ठ पर, और ये फिर से यदि एयर में जाएगी तो ये उसी एंगल से निकलेगी जिस एंगल से इसने प्रवेश किया था। ये एंगल I, ये एंगल R, ये भी R हो गया, एकांतर कोण है, और ये I। क्लियर? फिगर बनाइए। देखिए, जब प्रकाश की किरण एयर से, वायु से कांच में जाए, वायु से कांच में जाए, तब स्नेल के नियम से, लगाओ। देखिए, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? एयर से ग्लास में जा रही है, तो कांच का तो अपवर्तनांक हुआ किसके सापेक्ष? एयर के, बराबर आपतन कोण साइन I और अपवर्तन कोण साइन R। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से, इसी प्रकार जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाए, कांच से वायु में जाए, तब स्नेल नियम से क्या आ गया बच्चों? GNA, प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, बराबर साइन। अब आपतन कोण कितना है बच्चों? R, और अपवर्तन कोण कितना हो गया इसके लिए, इस अंतरा पृष्ठ के लिए? इसे O कह देना, इसे O' कह देना, साइन I। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड,
तो क्या आ गया, ANG गुणा GNA बराबर साइन I ओवर साइन R इंटू साइन R ओवर साइन I। ये कैंसिल, क्या आ गया 1। तो यहाँ से बच्चों ANG क्या आ गया, इसको अपॉन में ले जाओ, 1/GNA। मतलब यदि मैं इसे एयर को 1 माध्यम कह दूं, गिलास को 2 कह दूं, तो एयर के लिए 1 and 2 बराबर 1/2n1। अर्थात ये इंडेक्स उल्टा करोगे तो आपको अपवर्तनांक का क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, उल्टे के बराबर होता है। अर्थात माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक, यही प्रकाश की उत्कर्मण्यता का नियम है। यही प्रकाश की उत्कर्मणीयता का नियम है। क्लियर होगा बच्चों? अब जैसे एग्जाम्पल, भाई यदि हमारे पास वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, बोलो? उल्टा कर लो इसका। तो GNA क्या आ गया, 2/3। आया समझ में? तो GNA क्या आ गया, इसलिए GNA क्या आ गया, 2/3। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए इसके बाद में देखिए, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। Refraction of light, refraction of light in different media। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास क्या है बच्चों, जल है इस तरह से,
और ये कांच है, ये क्या है, ये वाटर, ये ग्लास और ये एयर। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई, इस कोण आई पर, जल में गई तो थोड़ा सा विलंब की ओर झुकेगी, ये आर, ये इस बिंदु, ये कांच के लिए आपतन बिंदु हुआ, और इसमें आएगी तो और अभिलंब की ओर झुकी, और जब ये फिर से एयर में जाएगी तो उसी कोण से निकलेगी जिस कोण से इसने प्रवेश किया था। आई, ये आर, तो बच्चों ये कोण भी कितना हो गया, आर, ये आर डैश, तो ये कोण भी कितना हो गया, आर डैश, और ये कोण फिर से आई। इस तरह से फिगर बना लीजिए। ये फिर से एयर है, वायु है। तो देखिए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाए, वायु से जल में जाए, वायु से जल में जाए, लगाओ, एयर से गई तो एयर के सापेक्ष किस में गई, वाटर में, ANW, जल का अपर्तनांक बराबर साइन, आपतन कोण है कितना इसके लिए, ये O, ये O डैश और ये O डबल डैश। आपतन कोण I है देख लो, और अपवर्तन कोण कितना है, R, तो साइन R। इक्वेशन नंबर 1। अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से ग्लास में। जब प्रकाश की किरण बोलो, जल से कांच में जाए, जल से कांच में जाए, तब स्नेल नियम से क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए अब क्या आपतन कोण कितना हुआ, R, अपवर्तन कोण कितना हुआ, R डैश। और प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है, वाटर से, तो वाटर के सापेक्ष किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, ग्लास का अपवर्तनांक बराबर साइन R अपॉन साइन R डैश। ये इक्वेशन नंबर 2। अब फाइनली प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, बोलो, ग्लास से एयर में। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाए, तब स्नेल नियम से क्या कहेंगे बच्चों, इसे GNA बराबर साइन, साइन, अब आपतन कोण कितना, R डैश, साइन R डैश अपॉन साइन I। ये समीकरण नंबर 3। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, समीकरण फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो क्या आया, ANG गुणा GN गुणा ANW गुणा WNG गुणा GNA बराबर साइन I ओवर साइन R
इंटू साइन आर ओवर साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश अपॉन साइन आई। तो ये सब कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। तो ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए बराबर 1। तो डब्ल्यू एन जी इंटू ये ए एन डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन जी एन ए, 1 अपॉन जी एन ए लिख सकते हैं ना, ये 1 अपॉन में चला गया। अब चूंकि ए एन जी क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी एन ए, अभी मैंने उत्क्रमणीयता का नियम पढ़ाया था, ये उल्टे हो जाएंगे तो उल्टा करना पड़ता है। तो ये आ गया डब्ल्यू एन जी इंटू ए एन डब्ल्यू बराबर ए एन जी। तो डब्ल्यू एन जी क्या आ गया ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। अब इस फार्मूले को हम ऐसे याद रखेंगे बच्चों कि जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है उसका अपवर्तनांक अपोन में जाएगा, और जिसका अपवर्तनांक निकालना है उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अंश में जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि हमें अपवर्तनांक जो दिए रहते हैं वो वायु के सापेक्ष दिए रहते हैं। अब जरा मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल से करके आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। लिखिए एग्जाम्पल, कांच तथा हीरा के अपवर्तनांक क्रम से 3/2 तथा 2.4 हैं। कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ बच्चों हमें, कांच का अपवर्तनांक 3/2 और हीरे का कितना 2.4। ये सब एयर के सापेक्ष होते हैं, वायु के सापेक्ष होते हैं। तो ए एन जी बराबर 3/2, ऊपर लिख देंगे गिवन दिया है, और ए एन डी बराबर 2.4। निकालना क्या है हमें, कांच के सापेक्ष डब्लू को पहले लिखो, वो ग्लास को पहले लिखो, किसका अपवर्तनांक हीरे का, जी एन डी निकालना है। तो चूंकि जी एन डी क्या आ जाएगा, अभी पढ़ाया था मैंने, पहले कौन आया ग्लास, तो ग्लास को नीचे ले जाओ, ग्लास के अपवर्तनांक को, ए एन जी नीचे, बाद में क्या आया डायमंड, डायमंड को ऊपर ए एन डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 2.4/3.2, तो ये आ गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4.8/3, तो 1.6 आया समझ में। इस तरह से हम अपवर्तनांक निकाल लेंगे एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। बताया था अभी, कांच में जैसे एयर से कांच में गए तो अभिलंब की ओर झुकी। इसका उल्टा, यदि कांच से एयर में जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी, या जल से वायु में जाए तो अभिलंब से दूर हटेगी। अब
यदि देखिए इस तरह से समझिए कि ये हमारे पास सघन माध्यम है, टेंसर। ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम, सघन। और ये कैसा माध्यम बच्चों? विरल, जैसे एयर है। ये प्रकाश की किरण सघन से किस में जा रही है? विरल में। तो ये अविलंब से दूर हट रही है ऐसे। अब यदि हम इस कोण को बढ़ा दें, यदि हम ये आपतन कोण हुआ बच्चों, अभी फिगर मत बनाना। यदि हम इस आपतन कोण को और बढ़ा दें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्रकाश की किरण 90 डिग्री पर निकल जाएगी। तो बेटा इस आपतन कोण को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, इस आपतन कोण को हम क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे। ये I बराबर क्या हो जाएगा? C, और ये R बराबर 90 डिग्री। तो क्या परिभाषा हुई कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। लिख लो इसकी डेफिनेशन। सघन माध्यम में बना, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए सघन माध्यम में बने, सघन माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, कोमा क्रांतिक कोण कहलाता है। क्लियर? इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर होगी बात? अब देखिए चित्रानुसार, जब चित्र में दिखा दिया, आपने चित्रानुसार लिख देते हैं तो फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फिगर में आपने सब कुछ दिखाया हुआ ही है। ये आपाती किरण दिखा लो ऐसे, और ये अपवर्तित किरण। चित्रानुसार स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से किस में जा रही है? बोलो, रेयर में, R। ये रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। तो DNR बराबर साइन I अपॉन साइन R। चूंकि देखिए हमें जो अपवर्तनांक दिए रहते हैं वो विरल के सापेक्ष सघन का दिया रहता है। R&D बराबर 1 अपॉन, वही उत्क्रमणीयता का नियम लगाओ, R&D बराबर 1 अपॉन DNR। उल्टा करो इसका, तो क्या आ जाएगा? इसका उल्टा करो, साइन R अपॉन साइन I। तो देखिए ये आ गया बच्चों। यदि हम विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक n मान दें तो R&D बराबर n और I बराबर कितना है? C। R कितना है? 90 डिग्री। तो क्या आया? बोलो, n बराबर साइन 90 अपॉन साइन C। साइन 90 1 होता है तो n बराबर 1 अपॉन साइन C। इस पर एक मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ और इसे और क्लियर कर देता हूँ। बंद करो, देखिए फटाफट लिखिए। एक माध्यम का अपवर्तनांक,
एग्जाम्पल, एक माध्यम का अपवर्तनांक √2 है। इसके लिए क्रांतिक कोण, इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है, माध्यम का अपवर्तनांक गिवन दिया है n बराबर √2। निकालना क्या है, क्रांतिक कोण C निकालना। तो चूंकि n बराबर 1/sin C, तो sin C बराबर 1/n, तो 1/n का मान √2, और ये किसका मान होता है, sin 45 का। तो C बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में इसमें लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी मैं करा देता हूँ आपको, तो फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है बच्चों, जैसे आपने देखा हो कि जो हमारी कोल तार वाली सड़क है, तारकोल वाली सड़क है, वो आप उसमें गर्मी के दिन में दोपहरी में दूर से देखते हैं तो वो आपको वहाँ पर जल दिखाई देता है, और जब आप वहाँ जाते हैं वहाँ जल नहीं होता। ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना ये होती है बच्चों कि जब प्रकाश की किरण, अभी मैंने बताया कि जब क्रांतिक कोण पर जाएगी तो वो क्या होगा, अभिलंब से 90 डिग्री पर निकलेगी। अब यदि आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा है ऐसे, तो ये ऐसे वापस लौट आएगी। प्रकाश की इस घटना को हम कहते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में गई नहीं। ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, I का मान किससे ज़्यादा है बच्चों, C से ज़्यादा है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में इस प्रकार जाती है, इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो। तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है।
प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहली कंडीशन यही है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। विरल माध्यम में जाना चाहिए। नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।